जय हिंद। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली कानूनी दार्शनिक प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट के विचारों को गहराई से समझेंगे। जो प्रश्न हम आज समझने जा रहे हैं वो है, प्रोफेसर हार्ट के ब्रिटिश विश्लेषणात्मक अधिरचनावाद से आप क्या समझते हैं? हार्ट द्वारा प्रतिपादित प्रारंभिक और द्वितीयक नियमों को समझाइए तथा दोनों के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। हार्ट का अधिरचनावाद की विचारधारा में क्या योगदान है और हार्ट के विश्लेषणात्मक अधिरचनावाद के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। इसी सवाल को अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये कुछ ऐसा है। What do you mean by British analytical positivism? Explain the primary and secondary rules laid down by Prof. Hart and also make the difference between the two. What is the contribution of Hart regarding the theory of British analytical positivism? Criticize his theory of analytical positivism. तो चलिए अब इस सवाल की हर एक परत को एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बीच में। उस वक्त तक जॉन ऑस्टिन के जो कानूनी विचार थे वो काफी पुराने माने जाने लगे थे और उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। ऐसा लगने लगा था कि विश्लेषणात्मक अधिरचनावाद, जिसे इंग्लिश में एनालिटिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, शायद अब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट की। उन्होंने 1961 में अपनी क्रांतिकारी किताब लिखी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और इस किताब ने एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की पूरी विचारधारा में एक नई जान फूंक दी। हार्ट का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, देखिए, कानून सिर्फ किसी राजा या सरकार का आदेश नहीं है जैसा ऑस्टिन मानते थे। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल चीज है। कानून असल में नियमों की एक व्यवस्था है, मतलब एक सिस्टम ऑफ रूल्स, और ये सिस्टम दो बिल्कुल अलग अलग तरह के नियमों के मिलने से, उनके फ्यूजन से बनता है। हार्ट का तो ये तक मानना था कि कानून की असली आत्मा को समझने की जो चाबी है, जिसे वो द की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो इन्हीं दो तरह के नियमों के कॉम्बिनेशन को समझने में छुपी है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम सब मिलकर एक कल्पना करते हैं। सोचिए एक बहुत ही पुराने आदिम समाज के बारे में। एक ऐसा समाज जहां लोग बस आपसी रिश्तों और भावनाओं के आधार पर रहते हैं। यहां कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई पुलिस नहीं है। यहां सिर्फ एक ही तरह के नियम हैं जिन्हें हार्ट कहते हैं प्रारंभिक नियम या प्राइमरी रूल्स। ये बड़े सीधे साधे नियम हैं जो लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे चोरी मत करो, किसी को मारो मत, अपना वादा पूरा करो, बस इतने ही नियम हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ प्राइमरी नियम हो, वहां क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम होगी अनिश्चितता की, मतलब अनसर्टेनिटी। अगर किसी नियम को लेकर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ये पता लगाने का कोई पक्का तरीका ही नहीं है कि असली नियम क्या है और कहां तक लागू होता है। मान लीजिए गांव में नियम है कि सबको अपनी फसल का एक हिस्सा सरदार को देना है, लेकिन कितना हिस्सा? अगर कोई बाहर से मेहमान आया है तो क्या उसे भी देना होगा? अब इस पर अगर झगड़ा हो जाए तो फाइनल फैसला कौन करेगा? कोई कानून की किताब तो है नहीं जिसे खोलकर देख लिया जाए। सब कुछ बस हवा में है। दूसरी दिक्कत है इन नियमों का स्थिर स्वभाव, यानी स्टैटिक नेचर। ये नियम आसानी से बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो सदियों से चली आ रही परंपराओं और आदतों से बने हैं। समाज में कोई भी बदलाव बहुत ही धीरे धीरे होता है। नियमों को सोच समझकर, जानबूझकर बदलने या हटाने का कोई तरीका ही नहीं है। अब मान लीजिए उस गांव में भयंकर सूखा पड़ जाए, तो क्या फसल वाला नियम नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, पर बदलेगा कैसे? कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मतलब समाज बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं सकता। और तीसरी प्रॉब्लम है अदक्षता की, यानी इनएफिशिएंसी। अगर कोई नियम तोड़ता है तो झगड़ा सुलझाने और सजा देने के लिए कोई तय व्यवस्था नहीं है। कोई जज या अधिकारी नहीं है। मान लीजिए किसी ने किसी की बकरी चुरा ली, तो अब क्या होगा? शायद पूरा गांव इकट्ठा होकर उस पर चिल्लाएगा या शायद उससे बात करना बंद कर देगा। लेकिन ये तरीके भरोसेमंद नहीं हैं। हो सकता है चोर पर कोई असर ही ना हो। मतलब न्याय करने का कोई कुशल, कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है। सब कुछ बस सामाजिक दबाव पर टिका है जो हर बार काम नहीं करता। तो अब सवाल उठता है कि इन तीन बड़ी समस्याओं, अनिश्चितता, स्थिरता और अदक्षता का हल क्या है? हार्ट के मुताबिक इसका हल है एक नए तरह के नियमों को लाना, द्वितीयक नियम, जिन्हें इंग्लिश में सेकेंडरी रूल्स कहते हैं। ये नियम प्राइमरी नियमों से एकदम अलग हैं। ये सीधे सीधे लोगों के बर्ताव के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी नियमों के बारे में नियम हैं। ये वो नियम हैं जो शक्ति प्रदान करते हैं, पावर कन्फेरिंग रूल्स हैं। इनका काम है प्राइमरी नियमों को मैनेज करना और उनकी कमियों को दूर करना।
और यही वो बड़ा कदम है जो एक आदिम समाज को एक असली कानूनी सिस्टम में बदल देता। हार्ट की थियरी की सबसे खूबसूरत बात उसकी सादगी और स्पष्टता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर कमी का एक सटीक समाधान है। अनिश्चितता की जो समस्या थी, उसे हल करने के लिए आता है मान्यता का नियम। नियमों के न बदलने वाली यानी स्थिर स्वभाव की समस्या को हल करता है परिवर्तन का नियम, और अदक्षता की समस्या को दूर करता है न्याय निर्णयन का नियम। यही 3 द्वितीयक नियम मिलकर उस पूरे ढांचे को बनाते हैं जिसे आज हम एक मॉडर्न लीगल सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों तरह के नियमों में जो मूल अंतर है वो उनके काम में है, उनके फंक्शन में। प्राइमरी रूल्स यानी प्राथमिक नियम सीधे तौर पर हमारे ऊपर कर्तव्य डालते हैं, ऑब्लिगेशंस इंपोज करते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना एक कर्तव्य है। दूसरी तरफ सेकेंडरी रूल्स यानी द्वितीयक नियम खुद प्राइमरी रूल्स के बारे में होते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि ट्रैफिक के नियम बनेंगे कैसे, उन्हें बदला कैसे जाएगा, और अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर फैसला कौन और कैसे करेगा। तो एक तरह से प्राइमरी रूल्स सड़क के नियम हैं, तो सेकेंडरी रूल्स उन नियमों को बनाने वाली नियम पुस्तिका है। इन सेकेंडरी रूल्स में जो सबसे जरूरी और सबसे फंडामेंटल है वो है मान्यता का नियम, द रूल ऑफ रिकग्निशन। ये किसी भी कानूनी सिस्टम की नींव है, उसका आधार है। यही वो आखिरी पैमाना है जिससे ये तय होता है कि कोई नियम कानून है भी या नहीं। आप इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे है एक छोटा नियम। वो इसलिए कानून है क्योंकि उसे संसद के कानून ने बनाया है। संसद का कानून इसलिए कानून है क्योंकि वो संविधान के हिसाब से है, और हमारा संविधान इसलिए कानून है क्योंकि उसे रूल ऑफ रिकग्निशन से मान्यता मिली है। और ये रूल ऑफ रिकग्निशन खुद कहाँ से आया? वो किसी और कानून से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि देश के अधिकारी जैसे जज और अफसर उसे मानते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये एक सामाजिक सच्चाई है, अ सोशल फैक्ट। बाकी के 2 सेकेंडरी रूल्स भी बहुत जरूरी हैं। परिवर्तन का नियम, द रूल ऑफ चेंज, हमारी संसद जैसी संस्थाओं को ये शक्ति देता है कि वो नए कानून बना सकें और पुराने कानूनों को खत्म कर सकें। यही वो नियम है जो हमारे कानून को समय के साथ बदलने में मदद करता है और स्थिरता वाली समस्या को हल करता है। और न्याय निर्णयन का नियम, द रूल ऑफ एडजुडिकेशन, हमारी अदालतों को ये शक्ति देता है कि वो ये तय करें कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं, और अगर तोड़ा है तो क्या सजा होगी। ये अध्यक्षता वाली समस्या का सीधा और पक्का समाधान। लेकिन यहाँ हार्ट एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेते हैं। वो ऑस्टिन की तरह ये नहीं कहते कि कानून और नैतिकता में कोई रिश्ता नहीं है। उनका मानना था कि अगर किसी भी कानूनी सिस्टम को लंबे समय तक चलना है तो उसे नैतिकता के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा। जैसे इंसानों की जान की हिफाजत करना, संपत्ति की सुरक्षा। ये कुछ ऐसी बुनियादी सच्चाइयां हैं जिनके बिना कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। इसी को हार्ट प्राकृतिक कानून की न्यूनतम अंतर्वस्तु या मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ कहते हैं। तो इस चार्ट से उनकी पूरी थ्योरी एकदम साफ हो जाती है। वो मोटे तौर पर एक पॉजिटिविस्ट हैं और उनका पूरा का पूरा ढांचा प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के लॉजिक पर खड़ा है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कानून सिर्फ लॉजिक नहीं है, इसलिए वो प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ के लिए भी एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी जगह रखते हैं। वो मानते हैं कि कानून को अगर समाज में स्वीकार करवाना है तो उसे कुछ बेसिक नैतिक मूल्यों से जुड़ना ही होगा। बेशक हार्ट का सिद्धांत 20वीं सदी के कानूनी दर्शन का एक मील का पत्थर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई कमी नहीं है या इसकी आलोचना नहीं हुई। असल में इसके आने के बाद से ही इस पर बहुत गहरी एकेडमिक बहस होती रही है। तो चलिए अब इस सिद्धांत पर उठी कुछ बड़ी आपत्तियों को भी समझते हैं। हार्ट के सिद्धांत की कई आलोचनाएं हैं। जैसे प्रोफेसर डायस का कहना है कि हार्ट की थ्योरी एक देश के कानून और एक प्राइवेट क्लब या किसी माफिया गिरोह के नियमों में फर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उन गिरोहों के भी अपने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ी आलोचना रोनाल्ड डवॉकिन की तरफ से आई। डवॉकिन कहते हैं कि जब जजों के सामने बहुत मुश्किल केस आते हैं, जिन्हें हार्ड केसेस कहा जाता है, तो वो सिर्फ लिखे हुए नियमों को नहीं देखते। वो न्याय, समानता और निष्पक्षता जैसे कानूनी सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और इन सिद्धांतों को मान्यता किसी रूल ऑफ रिकग्निशन से नहीं मिलती। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के बीच का अंतर कई बार धुंधला हो जाता है। और आखिर में हार्ट ये तो बता देते हैं कि रूल ऑफ रिकग्निशन इसलिए है क्योंकि अधिकारी उसे मानते हैं, पर वो ये नहीं समझाते कि अधिकारी उसे मानना शुरू ही क्यों करते हैं। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो तय है, एचएलए हार्ट का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने कानून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
उन्होंने हमें सिखाया कि कानून सिर्फ किसी का आदेश नहीं बल्कि नियमों का एक बहुत ही परिष्कृत, एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। प्राइमरी और सेकेंडरी नियमों का उनका यह विश्लेषण आज भी कानूनी दर्शन की दुनिया में एक सेंट्रल पिलर है और सच में विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी हमें देता है। अगर आप इसी तरह के और भी विस्तृत कानूनी विश्लेषणों को समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।